हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर सीरीज। आज हम दूसरा लेक्चर ले रहे हैं आज ही के दिन में। इसमें आपके सामने होंगे कुल मिला के 10 सवाल और हम ज़्यादा बिना समय हमारा वेस्ट किए आपके सामने सीधा ही सवाल पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है सवाल नंबर 1। तुर्की और ग्रीस के बीच किस क्षेत्र यानी किस ज्योग्राफिकल एरिया में ऊर्जा के संसाधनों पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये जो ऊर्जा के संसाधन है, एनर्जी रिसोर्सेस हैं, इनको लेकर विश्व में पहले भी कई बार युद्ध हो चुके हैं। आपस में दो देश बहुत बहुत हजारों साल पूर्व से ही आपस में लड़ते आ रहे हैं। हाल ही में तुर्की और ग्रीस के बीच में एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में ऊर्जा के संसाधनों पर कब्जे को बहुत बड़ा विवाद हुआ जो बढ़ता ही जा रहा है। और इसी विवाद के बीच में फ्रांस के ग्रीस का समर्थन करने और अपनी सेना को तैनात करने की धमकी देने से बौखलाए तुर्की ने जमकर फ्रांस पर आरोप लगाए हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन न्यूज थी जो काफी बार न्यूज में आई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और आपको अगर थोड़ा सा भी हिंट देना हो, आपको कुछ याद हो, तो आपके लिए तुर्की और ग्रीस के पास में एक सी है, एक सागर का क्षेत्र है। आपको अगर वो पता है तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो बिना ज़्यादा समय गंवाएं, जैसा कि आज हमारा गोल है, आज हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे किसी भी चीज़ में। तो इसका उत्तर है भूमध्य सागर क्षेत्र, मेडिटेरेनियन सी एरिया। ऑप्शन ए राइट। तुर्की और ग्रीस में विवाद चरम पर है, दोनों देश की नौसेनाएं आमने सामने हैं। तुर्की ने ग्रीस को हड़काया है, कहा है कि खोजी शिप पर हमला किया तो गंभीर परिणाम होंगे। फ्रांस ने भी विवादित इलाके में अपनी सेना तैनात करने का ऐलान किया है और इसकी वजह से तनाव काफी चरम पर है। हालांकि कोरोना को देखते हुए ज्यादा स्थिति खराब नहीं होने की आशंका है, किंतु फिर भी जब वैश्विक महामारी कोरोना नाम का एक रोग दुनिया में फैल रहा है, ऐसे में आपसी लड़ाई किसी भी तरीके से मानवता के लिए सही नहीं है। तो ये देखिए, जिस ओशियन की बात कर रहा था, जिस सी की बात कर रहा था मैं आप लोगों से, वो ये है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। और आप इस लोकेशन के साथ देखिए, ये रहा ग्रीस, ये रहा तुर्की, फ्रांस यहां पर है, पुर्तगाल यहां पर है, आप देख सकते हैं। इटली आपको यहीं कहीं पास में दिखेगा, ये रहा इटली जो कोरोना की महामारी से भयानक रूप से पीड़ित है। तो आप देखिए किस प्रकार से इस भूमध्य सागर क्षेत्र में, इस एरिया में ऑयल रिसोर्सेज मिलने की वजह से आपसी लड़ाई हो रही है। आइए जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। देश भर में अब सरकारी नौकरी के लिए एक ही परीक्षा होगी। यह आपको खबर बहुत अच्छे से, बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े अनाउंसमेंट के साथ मिल गई होगी। उक्त परीक्षा का नाम क्या होगा? इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, वेरी इजी। आंसर इज बी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। आपको याद होगा सीईटी, आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा। सीईटी इज द राइट आंसर। तो इसके ऊपर हमने एक सवाल और बनाया है। देश भर में इसी सरकारी नौकरी के लिए एक ही परीक्षा के लिए किस एजेंसी को भारत सरकार ने दायित्व दिया है कि वो उक्त परीक्षा को कंडक्ट कराएगी? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सिलेक्शन एजेंसी है, इंडियन रिक्रूटमेंट एजेंसी है या सिलेक्शन एजेंसी? क्लोज ऑप्शंस, अगेन हम आंसर देखेंगे। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इज द राइट आंसर। तो ये सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि देश भर में अब सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। आपको बार बार अलग अलग परीक्षाओं के विभिन्न फॉर्म एग्जाम के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर नहीं एग्जाम देना होगा। आपको बहुत सारे पैसे फॉर्म्स के ऊपर नहीं खर्च करने होंगे। बार बार आपको उस एग्जाम देने की पीड़ा से नहीं गुजरना होगा। केंद्र व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में भी मौका मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे ONGC, HPCL, BPCL, इसके साथ में आपकी कोल इंडिया लिमिटेड इत्यादि, कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और भी बहुत सारी अन्य कंपनियां हैं जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय कंपनियां हैं। उसमें अराजपत्रित नौकरी के लिए अब उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षा के झंझट से कंप्लीट मुक्ति मिल चुकी है, मिल जाएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, केंद्र सरकार ने NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। ये 10वीं 12वीं और स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए साझा योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगी। इस समय हम देखते हैं कि अभ्यर्थियों को
परीक्षार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में बैठना पड़ता है, विभिन्न सेंटर्स आते हैं, फॉर्म्स का ध्यान रखना पड़ता है कि कब फॉर्म आएगा, फॉर्म भरा तो नहीं भरा, गलत फॉर्म भर दिया, आखिरी डेट क्या थी, बहुत सारे इस पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्म्स के पैसे खर्च होते हैं, कई बार वो कई एग्जाम्स देने से चूक जाते हैं, एक ही दिन पे 2 एग्जाम्स हो जाते हैं। तो इन सभी झंझटों से कंप्लीट आपको मुक्ति मिलेगी। साथ के साथ एक और खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी आपको मिलेगी मदद। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, सभी अभ्यर्थियों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो प्राइवेट सेक्टर में मदद कैसे मिलेगी? रोजगार मिलने में आसानी के लिए सीईटी के नतीजे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश और सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियों के साथ ही निजी सेक्टर के साथ भी शेयर किए जाएंगे। तो निजी सेक्टर जो अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराती है उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि निजी सेक्टर जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको भी बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट में चाहिए होते हैं। इनके लिए वो एग्जाम कंडक्ट कराना एक बहुत ज़्यादा खर्चीला प्रोसेस होता है। चूंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिंगल एग्जाम करेगी तो इसके रिजल्ट के बेसिस पे ये लोग अपने भी उम्मीदवार इन्हीं में से छांट सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टेप है केंद्र सरकार का, काबिल तारीफ। आइए आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जीआई टैग के साथ होगी हमारे देसी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री। ये हमारी न्यूज थी, न्यूज अभी चर्चा में थी। अगर किसी ने पढ़ी होगी तो ये आपको न्यूज कहीं दिखी भी होगी। आपको बताना है कि जीआई का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शंस, वेरी इजी टू आंसर। अगर आपने हल्का सा भी बीका जी के भुजिया अगर आपने खाई होगी उसके ऊपर जीआई टैग लगा हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। काफी आसान सवालों में से एक आंसर है इसका। दोस्तों कोई बताना चाहेगा? सोचेगा जल्दी से। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग के साथ होगी देसी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री। सरकार इसी हफ्ते कर सकती है ई कंपनियों से बातचीत। तो मोदी सरकार की पहल है वोकल फॉर लोकल। काफी हद तक मोदी सरकार ने इस पहल को मीडिया में पब्लिसाइज किया है, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे इसको काफी पब्लिसिटी मार्केटिंग दी है कि भाई लोकल प्रोडक्ट्स को यूज करना है। और अब जीआई जो टैग्स मिल चुके हैं जिन प्रोडक्ट्स को, उनके लिए मार्केटिंग, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग का बहुत अच्छा अवसर आया है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कही है। इसी के साथ वोकल फॉर लोकल की नई पहल में जीआई टैग के साथ देसी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री, इससे काफी फायदा होता है कई सारे उत्पादों को। जैसे मैंने आपको बताया बीकानेरी भुजिया एक हमारे यहाँ का उत्पाद है राजस्थान का, जो काफी फेमस है। केवल बीका जी के और भी बहुत सारे अन्य उत्पाद हैं, लेकिन बीकानेरी भुजिया एक ऐसा उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है, तो उससे काफी इसकी बिक्री में फायदा मिला है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होने वाले चुनाव किस तारीख को होंगे? यूएस में इस साल चुनाव होने वाले हैं, आपको बताना है। 2020 तो सारा में सेम है, आपको पता है इसी साल होने वाले हैं। डेट आपको बतानी है। आसान सवाल। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 नवंबर। 3 नवंबर इज द राइट आंसर। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है, यूएस के होने वाले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे? आपको पता होना चाहिए दोनों पार्टीज कौन कौन सी पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों के उम्मीदवार कौन हैं और कौन सी पार्टी से किसके जीतने की कितनी प्रतिशत आशा है, क्या उनके मार्केट में चल रहा है, ये सब चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। आसान सवाल है। बाइडेन इज द राइट आंसर, बिडेन या बाइडेन। तो बाइडेन हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी यूएस की, उसके उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के। तो एनीवे इसमें आंसर आपको जरूरत नहीं है, ये रहा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन पर अमेरिका की उम्मीदों का लगा दांव। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बहुत आसान सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप से सीधा मुकाबला करेंगे बाइडेन। मैं एक्सपेक्ट करता हूं सभी स्कूल के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए चुनाव कब हो रहे हैं, किस तारीख को हो रहे हैं, कौन उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं, किस प्रकार से ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं यूएस के अंदर, आपको काफी हद तक पता होना चाहिए। प्रिलिमिनरीज होती है, 6 माह लंबा प्रोसेस होता है। एक बार मैं आपको एक छोटा वीडियो लेके समझाऊंगा भी। तो 77 वर्षीय बाइडेन को पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका ने। 30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं बाइडेन। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। ये है हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। मोदी जी 2014 में आए थे सेंटर गवर्नमेंट की पावर में। तब से स्वच्छता को लेके इन्होंने काफी सारे नारे और काफी सारे कार्य किए हैं। उसमें से एक कार्य है स्वच्छता सर्वेक्षण।
तो हर साल ये सर्वेक्षण होता है। इसमें आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम अभी हाल ही में जारी किए हैं। इन परिणामों में लगातार चौथी बार कौन सा शहर प्रथम रहा है? एक ऐसा शहर जो लगातार चौथी बार प्रथम रहा है, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, ऐसा शहर आपको बताना है। बड़ा शहर है, 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन वाला, लगातार चौथी बार फर्स्ट आया है। आंसर है इंदौर। ऑप्शन नंबर सी, इंदौर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, इंदौर इज द राइट आंसर। इसी पे एक जुड़ा सवाल है राजस्थान से रिलेटेड। इन्हीं परिणामों में राजस्थान में कौन सा शहर जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है प्रथम है राजस्थान में, और उसकी ओवरऑल हिंदुस्तान में रैंकिंग क्या है? मतलब राजस्थान में तो प्रथम है और हिंदुस्तान में उसकी क्या रैंकिंग है? क्या वो बांसवाड़ा है 11वीं रैंक, जयपुर, उदयपुर, कोटा? क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। जयपुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखिए, आपको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूं। जयपुर की जो रैंक है वो 28 है ओवरऑल इंडिया के अंदर, और राजस्थान में ये 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन वाले शहरों में फर्स्ट रैंक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरे अन्य शहर भी हैं, अन्य एरियाज भी हैं जो जयपुर से ऊपर रैंक है, लेकिन पॉपुलेशन उनकी 10 लाख से कम है। तो हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं 10 लाख से। हम कैटेगरी कौन सी बता रहे हैं आपको? हम कैटेगरी बता रहे हैं ग्रेटर देन 10 लाख पॉपुलेशन। ये हमारी न्यूज थी। इंदौर चौथी बार सबसे स्वच्छ, हमारा कोई भी शहर टॉप 20 में भी नहीं। जोधपुर को फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी अवार्ड। और जयपुर को 28वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। तो जयपुर को 28वां, जोधपुर को 29वां, कोटा को 44वें स्थान पर है, और जोधपुर को 10 लाख से 40 लाख की आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी, और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में डूंगरपुर का सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। तो एक बार आप फिर से इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मैं डिलीट कर देता हूं, ये वाला पोर्शन है अपना, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूं मैं। जोधपुर को 10 लाख से 40 लाख की आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी, और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में डूंगरपुर को सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। यहां डूंगरपुर में लोगों ने ऐप के जरिए निकाय से समस्याओं का निस्तारण करवाया है। 3 स्टार रेटिंग में भी यहां लोगों ने बहुत बेहतर कार्य किया है। ठीक है, आइए अब अगला सवाल, आज का आखिरी नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन कोरोना पे है। राजस्थान प्रदेश में कोरोना से रिकवरी के मामले में सबसे अधिक जो जिला रहा है उसका प्रतिशत 96.25% है। रिकवरी सबसे ज्यादा जिस जिले की रही है उसका प्रतिशत है 96.25। आपको उस जिले का नाम बताना है। थोड़ा सा टिपिकल सवाल, अगर आपने न्यूज़पेपर को थोड़ा डिटेल में फॉलो किया है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। आइए देखते हैं। यह है ऑप्शन नंबर बी। बी यानी जालोर। जालोर वो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है जिसका रिकवरी परसेंट सबसे ज्यादा है राजस्थान में। किस केस में? कोविड के केस में। इसी के साथ आप बता दीजिए कि रिकवरी के मामले में निम्नतर और न्यूनतम कौन सा जिला रहा है। आपको एक हिंट के लिए आपको उसका प्रतिशत बता दें, 29.84% उसका रिकवरी रेट रहा है। मींस कोरोना के मामले में काफी हालत खराब है उस जिले की। आइए, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बूंदी। बूंदी का जो रिकवरी रेट है बहुत पुअर रहा है, न्यूनतम रहा है 29.84%। थोड़ी दुख भरी बात है बूंदी के लिए, किंतु आपको ये चीजें थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे 10 सवालों वाला लेक्चर खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर।